नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। द्रौपदी मुर्मू का जब नाम आया राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए एनडीए की तरफ से, खासकर बीजेपी की तरफ से, तो ये फैसला इतना ऐतिहासिक लगा कि बीजेपी, खासकर मोदी की सरकार जो फैसले लेती है उसकी दूरदर्शिता का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि आखिर वो फैसले क्यों लिए जाते हैं, उसकी वजह क्या है, उसका वर्तमान में क्या असर पड़ेगा, भविष्य में क्या असर पड़ेगा, सोशली उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट रहेगा, और भारत की दृष्टि से, भारतीय होने के साथ भारतीय परंपराओं को देखते हुए एक सनातन की दृष्टि से उसका कितना दूरगामी परिणाम होगा, ये सारे एंगल्स सोचे जाते हैं, तब जाके एक फ़ैसला लिया जाता है। पिछली बार जब राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद जी का नाम सामने आया था तो लोग चौंक गए थे कि आखिर जो नाम कभी सुना नहीं वो आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए सामने आ गए हैं। वैसे ही द्रौपदी मुर्मू का जब नाम आया तो ये नाम अनसुना तो नहीं था, लेकिन उम्मीद नहीं थी, और ये सच में ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक फैसला कई मायनों में। जो खबरें आप देख रहे हैं टीवी पे, दिन रात स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि द्रौपदी मुर्मू जब से ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली में वो बीजेपी के नेताओं से भी मिली, इस देश के गृह मंत्री से भी मिली और इस देश के प्रधानमंत्री से भी मिली। जब ये नाम अनाउंस हुआ था तो लोग बधाइयाँ देने उनके पास गए और वो सहज भाव से उनसे मिल रही थी। लेकिन इन सब के बीच चौंकाने वाले विजुअल जो थे वो थे जब इस खबर को सुनते ही इस देश की होने वाली राष्ट्रपति, जो कि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही हैं, इस देश की पहली जनजातीय आदिवासी महिला राष्ट्रपति जब जीतेंगी तो वो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। जितनी पहली बार कोई महिला जो है वो भी जनजातीय समुदाय से, आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनेगी, और जो वोटिंग होगी वो बम्पर होगी, जो जीत होगा वो स्वर्णिम होगा, ऐतिहासिक होगा। ये हुआ। लेकिन इन सब के जब ये खबर मिली राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को, तो वो किस तरह से इसको सहजता के साथ ली, लोगों से मिली जुली, और उसके बाद उनका जो वो दृश्य था कि उन्हें इसके लिए भगवान को, इस ईश्वर को, भोलेनाथ को मंदिर में जाके उसकी सेवा करते हुए उनको धन्यवाद कहना है, वो अपने आप में देखने लायक था। बिल्कुल ऐतिहासिक। ये विजुअल आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों इस देश के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को चुनना एक ऐतिहासिक फैसला है। मंदिर गई, उन्होंने मंदिर की सेवादारी की, झाड़ू लगाए, सफाई की, उसके बाद अंदर में जाकर मंदिर में भगवान के, ईश्वर के, भोलेनाथ के, सारे प्रभुओं के दर्शन किए, और फिर उसके बाद चर्चाएं शुरू हुई। चर्चा किस बात की? चर्चा इस बात की कि आखिर द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक जनजातीय समुदाय से आती हैं, उड़ीसा से आती हैं, झारखंड की राज्यपाल हैं और अब देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, वो जब मंदिर में जाके इस तरह से झाड़ू लगा के भगवान के दर्शन करती हैं तो क्या संदेश जाता है, उस संदेश को समझने की कोशिश कीजिए। संदेश उन जनजातियों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे झारखंड के हों, महाराष्ट्र के हों, मध्य प्रदेश के हों, उड़ीसा के हों, ये सारे, या ट्राइब एरिया हम कहें कि ट्राइब स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हों, वहाँ पे क्या गया है कि एक आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति बनने जा रही है
वो भगवान की पूजा करती है। आपको पता होगा ना कि इन आदिवासी क्षेत्रों में कितने बड़े पैमाने पे कन्वर्जन चल रहा है। चर्च और ईसाइयों के गिरफ्त में ये हमारे आदिवासी भाई बहन, जनजातीय भाई बहन आते जा रहे हैं और कन्वर्जन इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। अगर कोई कन्वर्ट नहीं भी हो रहा है तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो हिंदू नहीं है, वो जनजाति हैं, आदिवासी हैं, एसटी हैं, ट्राइब्स हैं। लेकिन ये ट्राइब का इष्ट देव कौन है? भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान राम हैं। इस ट्राइब की आस्था कहाँ टिकती है? मंदिर में टिकती है। पादरियों को, ईसाइयों को, चर्चों को, जो कि हमारे देश में आकर आदिवासी समुदाय के बीच में जाकर उनके रहन सहन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके परिवेश को खराब करने की कोशिश और लालच देकर उन्हें कन्वर्ट करवाकर उनका जिस तरह से बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए ये सीधा संदेश था। देखिए, ऐतिहासिक फैसला है ये। भारत के प्रधानमंत्री अपने क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसलों के लिए तो हमेशा से ही जाने जाते हैं और देश की आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो नाम आया वो अपने आप में चौंकाने वाला था। आदिवासी पृष्ठभूमि की सार्वजनिक जीवन के अनुभव और संघर्ष के साथ लंबा प्रशासनिक अनुभव रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को जब गठबंधन के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार में डाला गया तो सबसे पहले इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखा गया। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि विपक्ष लामबंद है, एनडीए को अपना राष्ट्रपति चाहिए। कहीं बीजेडी जो कि उड़ीसा की पार्टी है, जहाँ पे बीजेडी की सरकार है, बीजू जनता दल के इसका वोट जो है अगर इस राष्ट्रपति चुनाव पे आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। यही नहीं, जितने भी छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटर्स हैं वो अगर वोट डालते हैं और उनका समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिलता है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। और ये सारे समर्थन आने वाले हैं, ये सारे समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिलने वाले हैं जनजातीय क्षेत्रों से, जनजातीय राज्यों से, जो कि अगर हम देखें तो एनडीए के लिए एक ऐसा दांव था जो अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाला है। एकदम कहें कि नहले पे दहला। विपक्ष चाहे जितनी कोशिशें कर ले, आखिर मोदी के जो फैसले होते हैं उसके सामने नतमस्तक हो ही जाता है। आमतौर पर देश की राजनीति में प्रधानमंत्री के निर्णय हमेशा गहराई से लिए जाते हैं। हम सब ने देखा है, पिछले 8 सालों से देख रहे हैं, और उनकी आलोचना भी होती है। विपक्ष का स्वभाव भी यही है और उनका कर्तव्य भी यही है। आखिर वो आलोचना नहीं करेंगे तो विपक्ष की भूमिका कैसे निभा सकते हैं? सरकार को सही रास्ते दिखाना आलोचना करके, यही तो विपक्ष का काम होता है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू की वो आलोचना नहीं कर पाए क्योंकि फैसला ही कुछ ऐसा था। देश की आज़ादी के बाद देश की राष्ट्रीयता और एकात्मता के लिए स्वदेशी बौद्धिक नैरेटिव गढ़ने के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी औपनिवेशिक बौद्धिकता नैरेटिव को जिस तरह से ढोया जा रहा था और बढ़ावा दिया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए घातक हो रहा था। भारत को कई टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था, कहीं प्रांत के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं नस्ल के नाम पर उनको विभाजित किया जा रहा था और ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही थी कि भारत एक असंगठित देश है, बिखरा हुआ देश है, जिसके पास अपना कोई विजन नहीं है। आज भी वो ब्रिटिश साम्राज्य के दिए हुए जो पॉलिसीज़ हैं उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं भारत बर्बाद होकर रह जाएगा, बिखर के रह जाएगा। कुछ ऐसी ही कोशिशें जो कांग्रेस की सरकार है उसकी तरफ से लगातार होती रही हैं। सबसे ज़्यादा कन्वर्जन जो है वो सोनिया गांधी की सरकार के समय में हुआ। इस बौद्धिक नैरेटिव का एक तर्क यह भी था कि भारत में आदिवासी समाज राष्ट्रीयता का अंग नहीं है, वो मुख्य धारा के साथ नहीं चला है, और इसी तर्क के सहारे देश में ईसाई मशीनरी को बढ़ावा दिया जा रहा था।
कि आदिवासी समाज, जिसे वनवासी समाज या जनजातीय कहते हैं, को अहिंदू बताकर वो उन्हें लगातार कन्वर्ट कर रहे थे, ईसाई धर्म में धर्मांतरित कर रहे थे। उनका धर्मांतरण लगातार हो रहा था। देश की आज़ादी के बाद यह विषय गंभीरता के साथ अनेकों बार सभी प्रदेशों में डिस्कस भी हुआ, और अगर हम देखें तो 1985 में मध्य प्रदेश सरकार ने नियोगी कमीशन का गठन भी किया और आदिवासी समाज को ईसाई बनाए जाने की घटनाओं को लेकर और उनके कारणों का अध्ययन भी किया। रिपोर्ट विस्तृत है जिसमें बताया गया है कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से ये कन्वर्जन में वो उनके साथ चले जाते हैं, जिसमें एक मुख्य कारण यही बताया जा रहा था कि उनके अंदर हिंदुत्व की भावनाओं को तोड़ा जा रहा है, उनको अहिंदू बताया जा रहा है, उनको मुख्य धारा से अलग किया जा रहा है ताकि अपनी मंशा जो है वो काम करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आयाम वनवासी कल्याण आश्रम का गठन जब हुआ तो इसके माध्यम से वनवासी समाज में खूब कार्य हुए गए। सेवा के कार्य लगातार चल रहे थे। धार्मिक जो जागरण है वो भी किया जा रहा था। उनको मुख्य धारा से जोड़ने की भरसक कोशिश भी की जा रही थी। देश की आज़ादी के अनेक दशकों के तक केंद्र में जिन भी सरकारों की शासन रख किया, उन्होंने आदिवासी समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कभी भी गंभीर प्रयास नहीं किए और समस्या जस की तस बनी रही, या यूं कहें कि और बढ़ती ही गई। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार गठित होने के पहले ही आदिवासी समाज के सभी राजनीतिक दल को केवल 2 कारणों से उनको बढ़ावा दे रही थी। पहला, उनको वोट बैंक के रूप में तो देखती ही थी, साथ ही अगर हम देखें तो समय समय पर कुछ योजनाओं के माध्यम से उन्हें चुनाव के दौरान लुभाने का प्रयास होता था। सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये कि इस देश की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए इनका जिंदा रहना, इनका साथ में रहना बेहद ज़रूरी है। आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए बीजेपी ने कई ठोस सुझाव भी दिए, लेकिन आज तक उनका कभी भी 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देश की आज़ादी के बाद से जो भी बौद्धिक नैरेटिव कम्युनिस्ट मिशनरी तत्वों की ओर से चलाया गया, भारत एक राष्ट्रीयता की प्रदर्शित नहीं करता है, वो आदिवासियों को इग्नोर करता है। विश्व में बड़े पैमाने पे ये मैसेज दिया जाता था और कन्वर्जन का काम जो है खूब ज़ोर शोर से चल रहा था, बाहर से पैसे भी आ रहे थे। लेकिन अब इस कन्वर्जन पर ये मंदिर वाले विजुअल, जहाँ पे फिर से एक बार देखिए, जहाँ पे इस देश की होने वाली भावी राष्ट्रपति, जो कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी, जिनकी ऐतिहासिक जीत दर्ज होने वाली है। ये ऐतिहासिक फैसला है जो इतिहास के पन्नों में ये अध्याय जब जुड़ेगा तो स्वर्णिम अध्याय होगा। उन्होंने इस स्वर्णिम अध्याय को और भी खूबसूरत बनाया अपने इस भावना के साथ, जब वो अपनी आस्था को मंदिर से जोड़ते हुए वहाँ पहुँची और भगवान शिव की आराधना करते हुए पूरे जनजातीय समुदाय में ये संदेश दिया कि आदिवासी हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम लोग लगातार ऐसे मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे, चर्चा भी करते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, क्योंकि जनजातियों के बीच ये वीडियो जाना बहुत ज़रूरी है कि आपका अस्तित्व क्या है, आपकी पहचान क्या है। आपकी जो मुखिया हैं वो जिस तरह से इस देश की मुखिया बनने जा रही हैं, इस देश की पहली सिटीज़न जो है वो बनने जा रही हैं, उनका जो आस्था है वो कहाँ जाता है, उनके संस्कारों में किस तरह के भावनाएं छलकती हैं, वो किस संस्कृति को मानती हैं, उनकी संस्कृति में क्या रंग घुले हुए हैं, ये आप भी देखिए और कन्वर्जन के उस नाटक से बचिए जो आपको आपकी पहचान से दूर लेकर जा रहा है। क्योंकि आप इस देश के सिरमौर थे, बिरसा मुंडा, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को वो पहचान दी, उस आयाम पर लेकर गए जिसको शायद ही कोई सोच सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल, कई नाम हैं और इन सब को इतिहास के पन्नों पे वहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने की ज़रूरत है। मुख्य धारा में अगर किसी को जोड़ना है तो इस तरह से जोड़ा जाता है,
कांग्रेसियों को ये बात समझनी चाहिए, मुख्य धारा के नाम पे सिर्फ भाषणबाजी, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। इसलिए आदिवासी भाई बहन जब इस विजुअल को देखेंगे जहाँ पे हमारी होने वाली राष्ट्रपति मंदिर में जाकर सर नवाते हुए उसकी सफाई कर रही हैं, उसकी स्वच्छता पे अपना धर्म मान रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चहुँ दिशाओं में जब ये संदेश जाएगा तो सनातन धर्म एक बार फिर गर्व के साथ अपने मस्तक को ऊंचा करते हुए सनातन को पहचान देने के लिए अपनी पुरजोर कोशिशें करेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस खूबसूरत दृश्य को देखकर आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग आती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।